Hello students, good morning. I am your SST teacher Mr. Yatendra Kumar. NCRT SST Economics Class 9th Chapter number 1st The Story of Village Palampur. इस चैप्टर को अपन कवर कर रहे थे। इसको लेकर कुछ वीडियोज अपने कवर कर लिए हैं। जो लेक्चर आपने नहीं देखे उनको आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपको चैप्टर को समझने में हेल्प होगी। कुछ जो अपने पालमपुर गांव की जो कहानी पढ़ी है पूरी की पूरी, उसमें हमने ये जाना है कि कैसे पालमपुर के जो किसान हैं, जो मिडिल क्लास फार्मर हैं या जो लार्ज फार्मर हैं या कहीं पूरर जो फार्मर हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, किस तरीके से जी पा रहे हैं इन परिस्थितियों के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो इसमें हमने ये जाना है कि हम एक तरीके से हम रूरल जो एरिया है उसको हम पूरे पूरे एनालिसिस कर रहे हैं। एक जो हाइपोथेटिकल गांव विलेज आपको यहाँ पर इमेजिनरी जो विलेज आपके बुक के अंदर स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। इसमें ये दिया गया है कि किसानों को किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से किस प्रकार निजात पाते हैं, उनका शॉर्ट आउट कैसे करते हैं उन प्रॉब्लम्स का जो फार्मर्स होते हैं। इसके अलावा वो इकोनॉमी के अंदर उनका क्या रोल होता है किसानों का, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, घर की जो आजीविका है वो कैसे चलती है। तो ये सारी की सारी बातें अपने इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कल हमने इसको लेकर के हमने जाना था कि विशेष तौर पर जो खेतों के लिए जो आवश्यक जो कैपिटल नीड थी, पूंजी जो थी, जो कैपिटल थी, जिसकी नीड थी फार्म्स के लिए, खेतों के लिए, वो कहाँ से मिलती है। जिसमें हमने ये भी जाना था बहुत से किसान जो छोटे हैं उनको सीड्स के लिए या उनको फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए उनको जो मनी है वो बोरो करनी पड़ती है, मनी लैंडर से उधार लेते हैं। फिर उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बोरो जो मनी लैंडर्स इतना हाई रख देते हैं कि वो उसके नीचे कर्ज तले जब दब जाते हैं। ये छोटे किसानों की कहानी थी, इस प्रकार आपको समझाएगा। ये अपना 6 पॉइंट था। आज हम अगर आगे चलें तो आज हम बात करेंगे, जैसे अपने 5th पॉइंट में भी ये देखा था कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि भाई श्रम की जो मेहनत व्यवस्था वो कौन करेगा। इसमें इसी तरह से यहाँ पर आपको एक कार्टूनिस्ट के थ्रू ये दिखाया गया है कि डाला और रामकली जो आपस में गरीब किसान है एक पड़ोसी गांव के, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। देखें, देखो यहाँ पर जो है डाला जो है वो कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फार वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। देखो यहाँ पर डाला क्या कहता है, कहता है आजकल कम काम मिलना बहुत कठिन हो गया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क। और आगे कहता है कि केवल हमें देखा जाए तो बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए रखते हैं। फिर रामकली जो है वो कहती है कि घनश्याम जो है एक लार्ज फार्मर है, एक बड़ा किसान है, हैज़ जस्ट बॉट ए हार्वेस्टर, और उसने कभी अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा। हार्वेस्ट फसल की जो कटाई करने वाला जो मशीन होती है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन्स दिस ईयर। तो रामकली कहती है तो उसने बड़ा किसान हार्वेस्टर खरीद लिया, तो इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें कहीं ना कहीं काम भी कम मिलेगा, क्योंकि मशीन आ गई मजदूरों की जगह। और यही पिछले ईयर में भी हुआ, कहता है रामकली कहती है कि लास्ट ईयर भी यही हुआ। आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। कहती है कि पूरे साल में मैंने 5 माह से भी कम काम मिला मुझे। देखो, तो ये किसान अपने आपस में बात कर रहे हैं इस तरीके से। फिर डाला कहते हैं वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाउइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर्स फॉर थ्रेसिंग। देखो, ये आप देखते हैं रूरल एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें, ये जो मशीनरी हैं आप सब जानते हैं कि हमारे पास जुताई के लिए जो डाला बोल रहा है, हमारे पास जुताई के लिए, प्लाविंग के लिए ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर हैं, और एक तरह से जिसको बोला जाए फसल को, अनाज को अलग, जिसको गाई बोला जाता है, थ्रेस करना, किसी चीज़ को छान कर अलग करना, तो उसको फसल को, अनाज को अलग करने और उसको फॉडर को अलग करने के लिए, चारे को अलग करने के लिए थ्रेशर आ चुके हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो इवन फॉर रिमूविंग वीड्स मीन्स खरपतवार जो वगैरह जो होते हैं, जो उनको बोला जाता है, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ़ करने के लिए भी जो कुछ किसान हैं वो क्या डालने लगे खेतों के अंदर, फार्म स्प्रे विडिसाइड, वो खरपतवार नाशक डालने लग गए हैं, इन चीज़ों का छिड़काव करने लग गए। तो मज़दूरों का काम कम हो गया, मज़दूरों को रोज़गार मिल नहीं पा रहा है। स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करें, दोनों कार्टून्स के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज मशीनरी ने किस तरीके से जो श्रम है, जो फिजिकल जो हार्ड वर्क हुआ करता था इंसान का, ह्यूमन बींग्स, उसको कम कर दिया, और उसकी जगह स्पेस जो किसने ले ली, मशीनरी ने ले ली। तो इनको रोज़गार मिलना बड़ा दुभर हो रहा है। आगे फिर रामकली कहती है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। कहता है इस वर्ष मुझे रायगंज में कोई ईंट भट्टे पर काम करना पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, ईंट भट्टे पर काम करूँगी। फिर ये जो डाला है वो बोलता है आई ओ द लोकल मनी लैंडर्स आरस 2000 एंड आई हैड टेकन आरस 1000 लास्ट समर। देखो, ये यहाँ पर अपनी जैसा बताता है कि मुझे भी जो लोकल मनी लैंडर्स, जो स्थानीय साहूकार है, जो पैसा ब्याज पे देता है, को उस मुझे भी स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में, कहते हैं समर के अंदर, 1000 जो रुपीज़ थे वो लिए थे, जब फार्म में काम नहीं था, खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा।
कहता है हाउ विल आई एवर रिपे, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील। देखो यहाँ पर कहता है मैं कैसे चुकता कर पाऊँगा उसको, तो मैंने जो पैसे लिए तो कैसे दे पाऊँगा, मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का जो मील है मुझे वो नहीं मिल पा रहा। तो फिर रामकली कहते हैं माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, कहते हैं मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू फास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। देखो जो पिछला कहता है मैंने मनी लेंडर से जो पैसा लिया था, कर्ज लिया था, तो साहूकार ने मुझे अब ऋण देने से मना कर दिया, कर्जा देने से मना कर दिया, पहले पीछे का क्लियर करिए आगे है। तो इस तरीके से ये अपनी यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जो लेबर्स की जो है जो सिचुएशन है बहुत ही बेकार है, वरिष्ठ होती जा रही है। फिर उसके बाद हमने 6 पॉइंट वो पढ़ा था कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, की पूंजी की जो आवश्यकता होती है, खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी होती है वो किस प्रकार होती है वो हमने कल के। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये तो अभी मैंने बैकग्राउंड से आपको जोड़ा। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। देखो अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो सरप्लस क्या होते हैं, जो अधिशेष जिसको हम हिंदी में बोलें, अधिशेष क्या होते हैं, आपका जो मान लीजिए 1 बीघा खेत है और उस आप परिवार के अंदर आप 3 सदस्य हैं, तो आपको मान लीजिए 1 बीघा में 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं आप, और आपको चाहिए पूरे साल खाने के लिए 2 ही क्विंटल गेहूं, और 8 क्विंटल गेहूं क्या हो गए, सरप्लस हो गए हो। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मार्केट में सेल करेंगे। तो सरप्लस होता है अधिशेष, मतलब जितने आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं फसल जब पैदा हो जाती है उसको सरप्लस बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर बात करें सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, कहता है जो अतिरिक्त हैं या जो अधिशेष जो कृषि के जो प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री कैसे की जाए, कहाँ की जाए, ये पालमपुर के गांव की कहानी आपको समझाएगा। देखें, लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन दियर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कहता है कि मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के जो 3 फैक्टर्स हैं उनका उपयोग कर कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया है, क्या किया है, वीट पैदा किया है। तो 3 फैक्टर्स आपको पहले बताए थे, उनको यूज़ कर लिया उन्होंने, और अब क्या किया, गेहूँ पैदा किया। अब क्या है कि गेहूँ की कटाई की जाती है, जो गेहूँ पैदा होगा फिर उसकी क्या की जाएगी, गेहूँ की हार्वेस्ट किया जाए उसको, और फिर हार्वेस्ट करने के बाद में क्या कहते हैं अब हार्वेस्ट हो गया, कटाई की जाती है, तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन पूरा हो गया, उत्पादन पूरा होगा। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो गेहूँ का क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। वट डू द फार्मर डू विद द वीट, क्या करते हैं गेहूँ का, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस। देखो वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या करेंगे, गेहूँ पैदा हो गया खेत मान लीजिए, अब जितना परिवार के कंजप्शन के लिए चाहिए, परिवार के उपभोग के लिए जो गेहूँ चाहिए वो तो रख लेंगे किसान, और जो सरप्लस होगा उसको क्या कर देंगे, उस वीट को, उस गेहूँ को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, बेच देंगे। जैसे आप अपने नियर बाई जो मंडी होती है उनमें बेच के आते हैं, जो मार्केट जो होता है ना आज का, उसको ऐसे ही कहते हैं। सविता और गोविंद के जो सन्स हैं, जो बेटे हैं, बेटों ने क्या किया, सविता और गोविंद के बेटे कैसे हैं, जैसे छोटे किसान के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्या होता है, जैसे छोटा कोई किसान है मान लीजिए उसके पास 1 बीघा, आधा बीघा, और परिवार के सदस्य ज़्यादा हो खाने वाले, तो उसके पास सरप्लस जो है वो गेहूँ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनका कुल उत्पादन, उनका कुल जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवारों की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं, भाई कंजप्शन के लिए। छोटे किसान क्या करेंगे, भी मुझे साल भर का जो एस्टिमेट लगा लेंगे कितना गेहूँ हमें चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, बड़ा भाग परिवार के लिए रख लेंगे। और जो मिडिल जो फार्मर्स होते हैं या जो लार्ज जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाजार में जो वीट है उसकी पूर्ति करते हैं, उसको बेचते हैं। भाई उनके पास ज़मीन की जो बीघा है या जो भी हेक्टेयर है वो ज़्यादा ज़मीन होती है, तो उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसको बेचते हैं। आगे इस प्रकार कहता है कि पिक्चर जो 1.1 है, यू कैन सी द block cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. देखें यहाँ पर जो पिक्चर है 1.1 उसमें कुछ दिखाने की कोशिश करता है, जो पिक्चर शो की जाए आपको मैं दिखाऊं, 1.1 की बात करता है। तो उसमें क्या कहता है कि जो किसान है वो क्या करते हैं, अपने ब्लॉक कार्ट के थ्रू, किन के थ्रू, अपने देखिए ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने जो ब्लॉक कार्ट उसके थ्रू खींच के ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मार्केट के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे गेहूं को लाद करके उसमें लोड करके और बाज़ार से बैल गाड़ी के थ्रू कहाँ पहुंचाते हैं, बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से जो सरप्लस जो अनाज है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर, रायगंज का जो उनके नियर बाई जो मार्केट कौन सा है, रायगंज की मंडी, कौन सी मंडी पड़ती है, जो टाउन पड़ता है रायगंज की। ऐसे हम बात करें, देखिए तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। देखो ऐसे तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश जो पैसा था वो क्या किया था। देखो पहले तो यहाँ पर बताता है कि तेजपाल सिंह एक बड़े किसान है
और उनके पास में जो समस्त भूमि से कितना गेहूँ के जो सरप्लस गेहूँ पैदा हुआ अपने परिवार के कंजप्शन के लिए तो उसने रख ही लिया। उसके अलावा 350 क्विंटल जो गेहूँ था वो सरप्लस था, तो उसको क्या करेगा तेजपाल, उसको बेचेगा और बेच करके जो सरप्लस गेहूँ को बेच करके वह रायगंज के बाजार में बेच देते, रायगंज के मार्केट में बेच देते उसको। ओके, क्योंकि सबसे नज़दीक मार्केट कौन है, रायगंज। एंड हैज़ गुड अर्निंग्स, और क्या होगा, उसको अच्छी कमाई हो जाएगी, जाहिर सी बात अच्छी कमाई करता है। तो छोटे किसान ऐसा नहीं कर पाते, ये कौन कर पा रहे, बड़े किसान जिनके पास लैंड जो है वो ज़्यादा हो। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स लास्ट ईयर। देखो, तो कहता है अब की साल तो अच्छी कमाई कर ली। क्या तेजपाल सिंह ने जब पिछले साल कमाई की थी तो उसका क्या किया था उसने, तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा क्या किया, अपने बैंक खाते में जमा कर, जो बैंक अकाउंट था उसमें डिपॉजिट करवा दिया, और बैंक अकाउंट में जमा कर बाद में उसने क्या किया, इस पैसे का उपयोग सभी जैसे छोटे जो किसान थे, जो मीडियम जो या उससे भी पूरक जो फार्मर थे, उनको क्या करेगा, वो उधार पे पैसा देगा। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो इसने जो कमाई थी अपने बैंक में जमा करा करके, और जो छोटे जो किसान थे, मीडियम जो फार्मर्स थे, उनको क्या करने देना, समझे सविता जैसे थे, उनकी जो लीड, उनको भी जरूरत पड़ेगी घर के अंदर पैसों की, तो वो क्या करेंगे, इनसे उधार लेके जाएंगे, और वो भी किस पे, इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर। तो इस तरीके से ये कमाई करते बड़े जो किसान होते हैं। आगे आपको बताता है कि तेजपाल सिंह, जैसे मान लीजिए लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन्स। देखो आगे भी आपको सही बात अगर समझें थोड़ा सा, तो क्या कहता है, तेजपाल सिंह की तरह जैसे दूसरे बड़े और जो मीडियम जो किसान हैं, जो मिडिल जो फार्मर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, खेती के जो भी सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको बेचते हैं, और कमाई के एक भाग को अगले जो मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है, अगले मौसम के लिए बचा के रख लिया। और उसमें देखिए आगे क्या करेंगे फिर वो इस तरीके से। आगे कहता है कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं, भाई छोटी जो बचत है, सेविंग थी, उसको कर लिया, फिर अपनी ही बचत से उसने जो खेती के लिए वो बचत कर ली। तो उसको क्या, छोटे जो मिडिल जो फार्मर्स होते हैं फिर उनको बोरो नहीं करना पड़ना, अपने जो पैसा होता है वो मनी लेंडर से जाकर के, जैसे सविता जैसे वो तो छोटे किसान हैं, उनको तो पैसा मनी लेंडर के पास से जाकर से बोरो करना ही होगा, लेकिन जो ऐसे और जो छोटे किसान उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे ये पालमपुर के अंदर जो चल रही सारी सारी। अब कैसी थी, ये थी सारी फार्म एक्टिविटीज़ थी। अब हम बात करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब हम बात करेंगे गैर जो कृषि क्रियाएं हैं पालमपुर के अंदर, कृषि के अलावा भी कुछ लोग क्या करते हैं उनको बात करेंगे। जैसे आप भी देखते होंगे आपके गांव के अंदर काफ़ी लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं कृषि के अलावा भी, तो उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बोला जाता है। तो पालमपुर में क्या है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, गैर कृषि जो सेवाएं क्रियाएँ हैं उनमें देखें, we have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. Since यहाँ पर आपको शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो आपको बताया गया था कि पालमपुर के अंदर हम जो 75% जो पॉपुलेशन वो डिपेंड किस पे करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और अभी कहता है कि वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, और ये भी हमने सीख लिया, ये भी जान लिया कि पालमपुर के अंदर हम देखा कि जो खेती ही क्या है, उत्पादन क्रिया, प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है, खेती है। और अब हम कुछ गैर जो नॉन फार्म जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। तो पालमपुर में काम करने वाले जो केवल 25% जो लोग हैं वो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। जो 75 तो किस पे डिपेंड थे, 100 में से वो तो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड। अब 25% जो बचे हैं वो किस पे डिपेंड होंगे, वो होंगे खेती की नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के ऊपर, क्योंकि जो गैर कृषि जो क्रिया हैं उनके ऊपर डिपेंड होंगे। तो उनमें क्या क्या आता है, कृषि के अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो देखें। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट दिखाएगा डेयरी का, किसका, डेयरी का। द अदर कॉमन एक्टिविटीज, डेयरी जो है अन्य प्रचलित क्रिया जिसको माना गया है, डेयरी या अन्य प्रचलित क्रिया, अदर कॉमन एक्टिविटी। इसमें देखिए डेयरी आपने खूब देखा होगा आपके आस पड़ोस में, आपके रूरल एरियाज में, आपके विलेज के अंदर जो डेयरी हैं, जो उनमें कैसे लोग अपनी अर्निंग को कैसे ढूंढते हैं, कैसे अपने फैमिली को सर्वाइव करवा पाते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटीज in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy seasons. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahpur towns have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. देखो यहाँ पर डेयरी में क्या कहता है, पालमपुर के जो कई परिवार हैं जो फैमिली है वो डेयरी में क्या है प्रचलित क्रिया है उनकी, एक तरह से कॉमन जो एक्टिविटी है वो डेयरी का जो काम संभालते हैं।
एक तरह से हम यहाँ पर बात करें पीपल फीड दियर बफेलोज, तो यहाँ पर कहता है जो पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। काफ़ी जो फैमिली जो डेयरी का काम करते हैं और लोग अपनी जो बफेलोज हैं, भैंसें हैं, उन भैंसों को कई तरह की जो घास और बरसात के मौसम में उगने वाली जो ज्वार है, बाजरा है, जिसको अपन चरी बोलें, ये खिलाते हैं। और इसके अलावा देखो दूध कहाँ, मिल्क को है उसको कहाँ पर वो करते हैं, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, जो उनके नज़दीक में दूध को निकट का जो एक लार्ज जो विलेज है, बड़ा जो गांव है, रायगंज में बेच दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दूध की ज़्यादा खपत है। और शाहपुर शहर के जो टाउन्स के दो जो ट्रेडर्स हैं, उन व्यापारियों ने रायगंज में दूध जो संग्रहण है, मिल्क जो कलेक्शन और जिसको हम चिलिंग जो सेंटर बोले, जो शीतलन केंद्र जिसको बोला जाता है, जिसमें दूध को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें रखा जाता है स्टोर के अंदर, तो वो खोल रखा है उन्होंने। तो जहाँ से दूध है दूर दराज के शहरों या कस्बों में उसको क्या किया जाता है, फिर टाउन्स और सिटीज़ के अंदर उसको ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है, उसको भेजा जाता है परिवहन के माध्यम से। तो ये क्या होगा, एक तरह की व्यापार होगा, बिजनेस हो गया। तो डेयरी इसमें क्या हो, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का पहला पॉइंट हो। आगे कहता है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डेटा दिखाए गए हैं जिनको आपको देख कर प्रोडक्शन कंजप्शन और सरप्लस प्रोडक्शन कंजप्शन और कैपिटल ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसमें से ईयर 1 में, ईयर 2 में, इस तरीके से आपको समझाने की टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई। अगला जो पॉइंट आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, वो स्टूडेंट्स क्या दिखाया गया, वो आता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। देखो यहाँ पर पालमपुर में जो स्मॉल स्केल, एक तरह से हम लघु स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोले, विनिर्माण बोले, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। देखो वो किस तरीके से मिलेगा। कहता है एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर, अनलाइक the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods. देखो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करता है आपको, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पालमपुर में जो क्या स्मॉल स्केल के ऊपर, लघु स्तर पर, छोटे स्तर के ऊपर कहता है जो मैन्युफैक्चर का काम है, विनिर्माण का काम, वो कैसा छोटे स्तर पर, जैसे कैसे एक बड़े, अगर हम बात करें लार्ज स्केल के ऊपर तो बड़े जो फैक्ट्री लगती है, मीडियम स्केल के ऊपर हम बात करें तो छोटे जो उद्योग होते हैं या वो लगते हैं, और स्मॉल स्केल के ऊपर गांव में जो छोटे प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप देखें कहीं एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कशीदाकारी का काम होता है, कहीं सिलाई बुनाई का काम होता है, तो ये छोटे स्तर के, कहीं मुर्गी पालन है, ये इस तरीके छोटे स्तर के जो विनिर्माण को उनकी बात करता है। तो कहता है कि इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में जो बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो निर्माण के विपरीत हम देखें तो पालमपुर में निर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों, क्योंकि बड़ी शहरों में क्या हो रहा है, अभी बड़ी मशीनें काम कर रही थी, यहाँ पर पालमपुर में कहता है बहुत सरल तरीके से उत्पादन की विधियाँ प्रयोग करते हैं यहाँ के जो विनिर्माण में जो 50 से कम लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा बात करें तो छोटे पैमाने पर ये कार्य हो रहे देखा जाए तो। आगे बात करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है तो इस तरीके से हम बात करें तो विनिर्माण जो कार्य है वो पारिवारिक जो श्रम की सहायता से अधिकतर, जैसे परिवार के लोग अपनी मेहनत करते हैं आपस में, मजदूर वगैरह काम, जैसे बड़ी फैक्ट्री में लार्ज स्केल पे क्या होता है, कंपनीज के अंदर बड़े लोग काम काफ़ी बड़े जो वर्कर हैं या वो लोग काम करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ फैमिली के सदस्य, जैसे डेयरी हुआ या और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो जैसे आपका पोल्ट्री फार्म हुआ, या इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी हुआ, या सिलाई बुनाई का काम हुआ, तो इन सब में घर के परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं आसानी से। कभी कभार ही उनको किराए पर हायर करना पड़ता है मजदूरों को। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें क्या कहता है। आगे कहता है यहाँ पर मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन। देखो यहाँ पर मिश्री लाल की कहानी बताई गई है। मिश्री लाल की कहानी में क्या बताया गया है कि मिश्री लाल ने क्या किया, जो शुगर केन है, गन्ना है, गन्ना पेरने वाली गन्ने को, जो गन्ने का रस निकाल करके जो उससे जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मीठा जो शुगर वगैरह बनता है, तो मिश्री लाल ने क्या किया, गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है, लेकिन और उसे अपने खेत में लगा ली। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया करता था, और बाद में स्टूडेंट्स क्या किया, उसने बाद में मशीनों से करना उसको पसंद है। तो मिश्री लाल जो आदर्श फार्मर्स से भी क्या करता, जो शुगर केन परचेज कर लेता, उससे जैगरी बनाता, गुड़ बनाता, और गुड़ को फिर जो शाहपुर के जो ट्रेडर्स थे उनको सेल कर देता। यह जो प्रोसेस था, इसमें मिश्री लाल को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ पर साइड में करीम की कहानी दिखाई गई है। करीम है जो ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने क्या किया, गाँव में कंप्यूटर जो सेंटर खोला, और उसे क्या हुआ, इन रिसेंट ईयर से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन्स। और क्या हुआ कि हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो शहर की जो कंप्यूटर क्लासेज उनमें जाते हैं। तो गांव में दो महिलाओं के पास दो महिलाओं ने डिग्री कर रखी थी, तो उन्हें करीम ने क्या लगा लिया, काम पर लगा लिया वहीं पर, और वहीं के जो स्टूडेंट्स हैं उसी करीम के पास आकर पढ़ने लगे। तो इस तरीके से उसने भी क्या किया, अपना रोजगार चलाया। अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश। तो ये क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आगे देखो
अब हम चलते तीसरे पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट जो कहता है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब यहाँ पर पालमपुर के दुकानदार के बारे में बताएगा कि वो किस तरीके से क्या है, कहाँ इन्वॉल्व है। पीपल इन्वॉल्व इन अ ट्रेड, example of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesaler market in the cities and sell them in the village. देखो यहाँ पर पालमपुर के दुकानदार का मतलब आप अपने गांव के दुकानदार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पालमपुर में ज़्यादा जो लोग हैं व्यापार नहीं करते, तो पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के जो थोक बाज़ारों से क्या करते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं खरीद लेते हैं और गांव में ला कर उन्हें सेल कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके गांव के अंदर जो भी या आपके नज़दीक में जो भी दुकानदार, वो क्या करेगा, शहर जाएगा और वहाँ से सामान बल्क में खरीदेगा, बल्क में खरीदने को थोक में खरीदेगा और थोक में खरीदने के बाद में खुद लेके आएगा, रिटेलर बन जाएगा और रिटेलर ला कर आपको सामान देगा, तो उसमें कुछ परसेंट उसका मुनाफा हो जाता है और वो सामान आपको सेल कर देता है। इस तरीके से गांव की जो कहानी, जैसे जनरल स्टोर आपने देखे होंगे, ये क्या करते हैं, शहर जाएंगे, शहर में जो बड़े जो बल्क जो ट्रेडर्स हैं, बल्क जो थोक विक्रेता हैं, थोक विक्रेता क्या करते हैं, सीधा सामान कहाँ से मंगाते हैं, फैक्ट्री से, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एक पेन चाहिए, पेन की जो कीमत है, फैक्ट्री में जो पेन बन रहा है वो 2 रुपये में बन रहा है। फैक्ट्री ने किसको सेल किया, वो किया होलसेलर को, होलसेलर लेके उसको बड़े बाजार में उसने अपने पास रखा, तो उसको वो क्या करेगा, 2 रुपये में ख़रीदा और होलसेलर उसको बेचेगा कितने में, 3 रुपये में या 4 रुपये में। अब होलसेलर के पास पहुँचे कौन, आपके गांव के दुकानदार, रिटेलर उसे लेके आए, तो उनको दे दिया, उसने 2 रुपये में ख़रीदा, इनको दे दिया 3 रुपये में या 4 रुपये में। अब रिटेलर लेके आएंगे, गांव में लेके आएंगे, ये दुकान में रखेंगे। अब आपको चाहिए पेन, तो आप जाएंगे अपने गांव के दुकानदार, इट मीन्स रिटेलर के पास में, और रिटेलर ने वही जो पेन था वो आपको कितने रुपये में सेल किया, वो किया 5 रुपये में। तो इस तरीके से क्या चलता है, प्रॉफिट की चेन चलती है एक तरीके से। आगे हम बात करें तो देखो क्या कहता है, और इसमें बताया भी गया, और भी कुछ छोटी चीज़ें बताई गई। जैसे हम देखें तो कहता है द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हू बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल डाउन इन द विलेज। ओके, समझ पा रहे होंगे आप। आगे कहता है यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स ऑफ टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। यहाँ पर कहता है कि आप देखेंगे कि गाँव में जो विलेज के अंदर जो छोटे जो जनरल स्टोर हैं, उनमें जो राइस हुआ, गेहूँ हुआ, चाय हुई, ऑयल हुआ, बिस्कुट हुए, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। और कुछ जो सम फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिली ने जिनके घर बस स्टैंड के जो नियर होते हैं, नज़दीक होते हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल लेते हैं वो, और वे खाने की चीज़ें भी जो बेचते हैं, जैसे ईटेबल्स, वो भी सेल आउट करते हैं, बेचते हैं। और तो समझ पा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। फोर्थ जो पॉइंट है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का, उसमें क्या आता है, उसमें आता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो एक तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र है, ये तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर ऑफ रायगंज, रिक्शा वालाज, तोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। देखो इसमें यहाँ पर आपको परिवहन की, यातायात के बारे की, जो यातायात के जो साधन है, जो काम में आते हैं, जो तेज़ी से जो विकसित हो रहा है वो क्षेत्र, उसके बारे में बताता है। पालमपुर और रायगंज के बीच हम देखें, यहाँ उसी गांव के थ्रू आपको सारी कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के जो व्हीकल्स वो चलते हैं, जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, तथा जो ट्रेडिशनल जो ब्लॉक की जो है बैलगाड़ी चलाने वाले या दूसरी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वे लोग हैं यहाँ पर जो परिवहन सेवा में, इनको किस में शामिल किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है किनमें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो यहाँ पर क्या करता है, वे लोग क्या करते हैं, वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इनके बदले क्या लेते हैं, उनके बदले पैसे लेते हैं, किराए लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, परिवहन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो ये नॉन फार्म एक्टिविटी जो हो गया, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो किशोर की कहानी के थ्रू आपको कुछ समझाया गया है। किशोर इज ए फार्म लेबरर like other such laborers. Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wealth that he received. A few years back Kishore took a loan from, देखो वही कहानी यहाँ पर आती है। किशोर एक क्या है, खेती और मजदूर है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे कहता है वो मजदूर है, तो अन्य ऐसे ही जो लेबर हैं, जो श्रमिकों की भांति किशोर को भी अपनी मजदूरी से अपना घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि उसकी मजदूरी बहुत कम है, ना के बराबर, तो परिवार को चलाने में कठिनाई हो रही। तो वो क्या करेगा, कुछ वर्ष पहले कहता है किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें जो लैंडलेस जो थे, निर्धन जो पुअर जो परिवार थे, उनको सस्ते कर्ज देते हैं। कई बार बैंक जो होते हैं ऐसे परिवारों को कम रेट पर, बैंक कम ब्याज दर पर जो है लोन मुहैया करवाते हैं। तो किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और वह भैंस से दूध बेचता है। तो किस प्रकार अपनी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी चला रहा है। आगे हम बात करें यहाँ पर
और फिर उसने कहता है बाद में फर्दर ही हैड अटैच्ड ए वुडन कार टू हिज बफेलो एंड यूज ट्रांसपोर्ट वेरियस। और बाद में क्या किया, अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। और वीक में एक दिन वह गंगा किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वो गुड़ा था अनवस्त जो है शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे जो ट्रांसपोर्ट संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। तो इस क्या रिजल्ट निकला, किशोर पिछले जो काफ़ी वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लग गया, क्योंकि उसने अपना उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को थोड़ा आगे बढ़ाया, फर्दर किया, मूव किया और उसी चीज़ को आगे लेके जा रहा है। लेकिन आगे बात करें, आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है ख़त्म होता है, चैप्टर का होता है दी एंड। और यहाँ पर समरी दी गई, यहाँ पर सारांश दिया गया है। तो पूरे चैप्टर का जो एनालिसिस करें, एक तरह से हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश करें लास्ट में, तो चैप्टर में हम क्या देखते हैं, देखें स्टूडेंट्स। तो चैप्टर भी आपको ने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, उसमें क्या बताया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। तो आप ये तो जान गए होंगे कि किसी भी गाँव में जो मुख्य उत्पादन क्रिया होती है वो खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है। और यहाँ पर पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आप देखें, पहले जो ट्रेडिशनल जो मेथड से एग्रीकल्चर किया करते थे, इनकी जगह किसान क्या उतनी भूमि से अधिक फसल पैदा, पहले मान लीजिए जिसके पास 2 बीघा ज़मीन थी उसके पास बहुत कम प्रोडक्शन हुआ करता था। अब उसी 2 बीघा में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि जो मशीनरी आ गई और जो श्रम कम हो गया और काफ़ी चीज़ें जो ज़मीन की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से। और आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करता था, न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन्स। देखो आगे आपने आप बताने की कोशिश करता है कि खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और जो मिडिल जो फार्म होते हैं या बड़े जो किसान होते हैं, अपने उत्पादन से जो बचत होती है अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं छोटे किसान जो हैं स्टूडेंट्स, वो क्या उनके लिए जो भारत के किसानों की कुल संख्या का 80%, यहाँ पर देखो आपको शॉक्ड करने वाले डेटा आते हैं कि छोटे किसानों की संख्या भारत में लगभग कितनी है, 80% है। तो उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना, कैपिटल की जो अरेंजमेंट करना बहुत ही कठिन होता है। उनके जो प्लॉट की साइज़ है, भूखंड है, जो ज़मीन का आकार वो बहुत छोटा होता है। तो उसमें क्या हो, जो प्रोडक्शन भी बहुत ना के बराबर होता है। और अतिरिक्त साधनों की कहीं ना कहीं उसके पास कमी रहती है बेचारे, इसलिए उनको कर्ज लेना पड़ता है, उनको बोरो करना पड़ता है मनी को। जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों से वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती है और पैसे भी उधार लेने पड़ते हैं, इस तरीके से। और इसमें आगे बात करता है तो कहता है, लेबर बीइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन, इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर, अनफॉर्चुनेटली सच थिंग्स हैज नॉट हैपन। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता है कि श्रम जो है, लेबर जो है, वो पूर्ति उत्पादन की जो अन्य जो फैक्टर्स हैं उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, प्रचुर है एक तरीके से। अतः जो नई जो विधियाँ हैं लेबर के अंदर, उनका प्रयोग अधिक करना एक तरह से इसको हम क्या होता है कि ये है तो ठीक है, लेबर को साइड में करके हम मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बात करें दुर्भाग्यवश ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इससे जो देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो एम्प्लॉय है वो छिन रहा है, कहीं ना कहीं रोज़गार छिन रहा है मशीनों की वजह से। लेकिन ये सभी बैलेंस करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, मशीनों को और ह्यूमन जो लेबर है उसको। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज नॉट वेरी लार्ज। और कहता है इस समय गांव में जो गैर कृषि जो क्षेत्र है बहुत ही ना के बराबर है। और भारत इंडिया की बात करें तो जो ग्रामीण जो एरियाज़ हैं, जो रूरल जो एरियाज़ हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र के जो 100 कामगारों में से 100 में से जो केवल 24 ही, जो 24 ही जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, मतलब 100 जो लोग हैं उनमें 24 ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, बाकी जो 76 आ गए वो किस में आ गए, वो अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, कहीं खेती में अपने आप को एंगेज करे हुए हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का एनालिसिस करने के बाद हम यही पाते हैं कि कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ की जो अभी भी जो सर्वाइव करने की कंडीशन जो बहुत ही छोटे जो किसान हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है अभी भी बहुत नीचे के लेवल से गुजर रही है। उनको जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा। मजदूरी की जो दर है, लेबर का जो रेट है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ध्यान देना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें की गुंजाइश अभी ने भी पूरे चैप्टर से हमने यही सीखा। और कैसे ये इकोनॉमी के अंदर ना के बराबर अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस चैप्टर। फिर भी आपके कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर जो आपका फर्स्ट था इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, वो आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके नीचे जो होमवर्क से रिलेटेड जो काम एक्सरसाइज दी गई आपको, उसको अपने होमवर्क नोटबुक में करें। और फ्रेंड्स, आप फिर आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा से, और उसमें हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल आपसे। गुड बाय।